हेलो CSET स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, एज आप लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 दैट इज व्हाट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट शुरू कर चुके थे और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सेक्टर, बहुत सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक। ठीक है, ये चैप्टर का नया टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी तो सबने सुन ही रखा होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज सिडबी का तो सबको है ही यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा इस लेक्चर में हम लोग कॉर्पोरेटिव बैंक भी कवर करेंगे और आरआरबी भी कवर करेंगे। सो थोड़ा पेशेंस रखिए, सुनिए और हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, ठीक है, तो हमारी कंट्री बिल्कुल लेस डेवलप थी। ऑब्वियस सी बात है, अभी तो इंडिपेंडेंस मिला है, इतना बड़ा वॉर हुआ है, इतने बड़े वॉर के बाद अभी तो हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला है और अभी हमारी ग्रोथ उतनी हुई नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अब ग्रो करने के लिए मार्केट में कैपिटल की डिमांड बढ़ गई। ऑब्वियस सी बात, अब तो सब आजाद हो गए, एकदम फ्री हो गए, जो मन चाहा वो करेंगे, जो मर्जी आई वो करेंगे एकदम। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिल गया। अरे ठीक है, आजादी मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गया, आप अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ करने के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना, बिजनेस करने के लिए भी तो कैपिटल लगता है ना। तो डिमांड फॉर कैपिटल वॉज ग्रोइंग रैपिडली। ठीक है, ये होने लगा, लेकिन अब ये कैपिटल प्रोवाइड कैसे किया जाए, लोगों तक कैपिटल को पहुंचाया कैसा जाए, बिजनेस करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो लाई कहाँ से जाए, पूरी कैसे की जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी आ रही थी और हमारा जो कमर्शियल बैंक वगैरह का सेक्टर था वो इतना डेवलप नहीं था कि ये कैपिटल की नीड्स को पूरा कर सके। तो अब करना क्या, कैसे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे कि भैया इंडिपेंडेंस मिल गया है, सब लोगों को बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए। अभी कैपिटल सबको चाहिए तो, लेकिन कमर्शियल बैंक उतना बिल्डअप नहीं है। तो अब ये रिक्वायरमेंट को हम पूरा कैसे करेंगे? तो ये रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया जिसका नाम है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको पता है कुछ स्पेसिफिक बैंक्स भी होते हैं जिनका पर्पस स्पेसिफिक ही होता है, वो उसी पर्पस के लिए वो बैंक बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक बैंक। उसी पर्पस के लिए वो बैंक क्या करते हैं बेटा? बनाए जाते हैं। तो अब ये जो प्रॉब्लम आ रही थी कि भैया कैपिटल चाहिए लेकिन कैपिटल है नहीं, इस गैप को ब्रिज करने के लिए, व्हाट डिड आई से, इस गैप को ब्रिज करने के लिए हमने नया कंसेप्ट लाया जिसका नाम था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश किया, एक नया बैंक स्टैब्लिश किया जिसका नाम है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया on 1st of July 1948 by the way of an IFC Act 1948। ये एक्ट के तहत उनने IFCI एक कॉरपोरेशन बना दिया, समझ में आया, जिसके जरिए हम क्या कर सकते बेटा? लोगों तक पहुंचा सकते, पैसा कैपिटल पहुंचा सकते। देखो क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है बेटा? इंटरनेट इश्यू होगा। ओके, सो अब एज इंडिपेंडेंस मिला, कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी लेकिन कैपिटल था नहीं क्योंकि कमर्शियल बैंक that existed were not equipped well enough to provide long term capital needs in any significant manner। तो हमारा जो कमर्शियल बैंक था वो उतना इक्विप था ही नहीं, वो उतना वेल ग्रोन था ही नहीं कि वो सबकी कैपिटल नीड्स को क्या कर सके? पूरा कर सके। तो अब ये जो बैकड्रॉप है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व कैसे करना? सो अगेंस्ट दिस backdrop and to bridge the gap between demand supply of capital needs of the economy, the government of India established Industrial Finance Corporation of India on 1st of July by the way of an act, that is what IFC Act 1948। इस एक्ट के तहत उन लोगों ने IFCI को बनाया जो कि कैपिटल की डिमांड सप्लाई की जो गैप है उसको क्या कर सके? ब्रिज कर सके, क्योंकि डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था, दैट मीन्स देयर इज अ गैप। तो वो गैप को ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IFCI को बनाया, कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इकोनॉमी में पूरा करने के लिए। गॉट इट? अब IFCI was the first development financial institution of India। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बनाए जाते हैं ना, क्यों बनाए जाते हैं? डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन भी बनाए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी है बैंक्स बनाने की, इंस्टीट्यूशन बनाने की। तो ये IFCI जो है ये फर्स्ट डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक ऑफ इंडिया था। मतलब ही क्या कि
डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ही क्या कि ये स्पेसिफिकली IFCI स्पेसिफिकली फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। पहला डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इसका पर्पज ही क्या था कि हमको इंडिया में फाइनेंस रेस करना है। इसका पर्पज ही क्या था, हमको इंडिया में फाइनेंस रेस करना है ताकि लोग इजीली बिजनेस कर पाए। एंड दिस IFCI वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोपेल इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। हम चाहते हैं कि ये IFCI के जरिए लोगों तक कैपिटल पहुंचे, और लोगों तक अगर कैपिटल पहुंच रहा है तो उस कैपिटल के जरिए लोग अपना बिजनेस परफॉर्म कर सके, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। Since then, IFCI, one second. Since then, IFCI has contributed significantly to the economy through its instant support to the project in all the three spheres of growth, development and manufacturing. Growth, development and manufacturing. फिर IFCI एक बार आ गया, फिर IFCI ने हर तरीके से कैपिटल मार्केट को क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक है। जो कैपिटल रिक्वायरमेंट थी उसको क्या किया, सपोर्ट किया, हर एरिया में, हर सेक्टर में, खास करके ये 3 सेक्टर में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। IFCI आ गया तो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट थी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी नीड्स को IFCI ने क्या कर दिया बेटा, फुलफिल कर दिया। ये सारी नीड्स को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया, ओके। The liberalization of Indian economy in 91 made the significant changes in the Indian capital market and financial system. ये तो अभी हम बात कर रहे थे 1947 के बाद IFCI आया, तो फिर बहुत दिन तक IFCI चलता रहा फॉर द ग्रोथ ऑफ द कैपिटल मार्केट। लेकिन जैसे ही 1991 का रिफॉर्म आया, और कौन ने दिया वो रिफॉर्म, कौन सा रिफॉर्म है वो, कल ही बताया था मैंने, बिगेस्ट रिफॉर्म, कौन सा रिफॉर्म है, 1991 में एक सबसे बड़ा रिफॉर्म आया था, किसने दिया था, LPG। वेरी गुड कुछ, LPG आया था और दिया किसने था, डॉक्टर, वेरी गुड, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक रिफॉर्म लाया था 1991 में, LPG नामक, जो सबसे बड़ा बिगेस्ट रिफॉर्म है। सो उसके बाद तो और ही बहुत सब कुछ अच्छा हो गया, और कैपिटल मार्केट और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और ज्यादा क्या करने लग गया, ग्रो करने लग गया, ओके। To aid raising of funds directly through capital market, the constitution of IFCI was changed from a statutory corporation to a company. Yes, अब वो एक्चुअली हो क्या रहा था कि फंड्स डायरेक्टली रेज किए जा रहे थे, ठीक है, थ्रू कैपिटल मार्केट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IFCI वाज चेंज, तो इसलिए हमने क्या करा, IFCI के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, पहले वो क्या था, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन था, और उसको हमने कंपनी में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सुनो ध्यान से, यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि IFCI पहले स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन था और बाद में उसको कंपनी में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, समझ में आया। तो अब उसका नाम क्या हो गया, IFCI लिमिटेड फ्रॉम अक्टूबर 1999, समझ में आया, गुड। Since its inception 70 years back, IFCI was witnessed and sustained all business economic cycles. Yes, इतने साल हो गए थे उसको, और उसने प्रॉपरली क्या किया, सस्टेन किया, मतलब प्रॉपरली ग्रो किया, बना रहा, डटा रहा, ठीक है। IFCI has been able to maintain the financial sustainability with the consistent support and cooperation to its stakeholders. और IFCI एकदम डटा रहा, बना रहा, और हमेशा एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करता रहा, और अपने सारे स्टेक होल्डर्स को, सारे लोगों को प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड करता रहा। और खासकर की इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जब भी लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत पड़ती थी तो वो लोग कहाँ जाते थे, IFCI के पास जाते थे। समझ में आया क्या? Then IFCI is also enhancing its organizational value through optimizing value of core and non-core assets and investments. Yes, ये सारी चीजों में भी IFCI डील करता है, core assets and non-core assets में। Over the years, IFCI plays a pivotal role in establishment of various institutions, including subsidiaries and associate. मतलब इतने साल हो गए अब IFCI को, तो IFCI ने अपने अंडर बहुत सारे एसोसिएशन को, सब्सिडरीज को, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया और बहुत सारी चीज़ों को ओपन अप किया। ये लिस्ट दी हुई है कि IFCI के अंदर कितनी सब्सिडरीज और कितने एसोसिएट्स हैं जो उसके साथ इसी फील्ड में क्या करते हैं, काम करते हैं। समझ में आया क्या? NSE, PFCI, MDI, ICRA,
these are all the groups which have been formed under IFCI. ठीक है, नेक्स्ट। अब IFCI may be categorized into these categories: loan product, project finance, corporate finance, syndication and advisory and structured products। मतलब ये सारी चीजों में IFCI को क्या किया गया है बेटा, कैटेगराइज किया गया। ये 5 चीजों में IFCI को क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया। क्या बोलते हैं, सबसे पहला आया लोन प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली IFCI लिमिटेड एस्टैब्लिश एज द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट डेवलप, ये तो पता ही है आपको। अब क्यों सेटअप किया था, दिस वॉज सेटअप टू कैटर द लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस लगता है ना, उनकी नीड को पूरा करने के लिए मैंने IFCI को क्या किया था बेटा, ओपन अप किया था। समझ में आया? सो IFCI को लाने के पीछे मेरा मोटिव क्या था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, वो सारी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को मैं क्या कर सकूं, IFCI के जरिए पूरा कर सकूं। Since its inception, IFCI has been catalyzed in creating a robust industrial base for the country through modernization of Indian industry। और IFCI ने इंडियन इंडस्ट्रियल लेवल को इतना बढ़ा दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना बढ़ा दिया अपनी मदद से, लोन प्रोवाइड करके, कैपिटल प्रोवाइड करके, जिसकी हद नहीं। और बहुत ज्यादा उसको क्या करा बेटा, आगे बढ़ाया, एक बहुत अच्छा बेस दिया। पैसा ही नहीं होता तो इंडस्ट्री कहाँ से सेटअप होती? इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा कौन दे रहा है, IFCI। IFCI ही नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। समझ में आया? चलिए फिर तो continuously IFCI was serving the needs of industry and society and offers following products broadly categorized into 3 segment। और फिर IFCI अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट को क्या करता था, ऑफर करता था, ताकि लोगों की नीड क्या हो सके, पूरी हो सके रिगार्डिंग दी कैपिटल। एंड व्हाट वर दी प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। समझ में आया? ये सारे प्रोडक्ट को वो क्या करता था, लॉन्च करता था, प्रोवाइड करता था, ताकि आप क्या कर सको बेटा, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकूं। तो पहला प्रोजेक्ट फाइनेंस। यस यार, एक बात बताओ, आपको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, आपको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और आपको वो प्रोजेक्ट करना है, तो आपको क्या लगता है प्रोजेक्ट फुकट में हो जाते क्या? नहीं, प्रोजेक्ट फुकट में नहीं होते। वो प्रोजेक्ट को करने के लिए भी आपको क्या लगता है, पैसा लगता है। वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको क्या लगता है, पैसा लगता है। समझ में आया? सो अब वो पैसा कहाँ से लाओगे? तो IFCI आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। आपका जो ये प्रॉब्लम था कि हमको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, हमको प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ा बड़ा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो ये प्रोजेक्ट फाइनेंस भी आपको कहाँ मिलेगा बेटा, RBI के जरिए मिलेगा, सॉरी IFCI के जरिए मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि IFCI को ये समझ में आया कि प्रोजेक्ट तो है, लेकिन वो प्रोजेक्ट परफॉर्म करने के लिए पैसा लगेगा, और ये पैसे की नीड को हमको पूरा करना पड़ेगा। तो IFCI बोला कि प्रोजेक्ट फाइनेंस मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अगर हमको हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट से ये सब कुछ अपडेटेड चाहिए, तो प्रोजेक्ट को तो फाइनेंस करना ही पड़ेगा। और ये प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर पता है कौन से प्रोजेक्ट कवर होते हैं जिनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है? Power including renewable energy, telecommunication, road, oil, gas, port, airport, basic metal, chemical, pharmaceutical, electronic, textile, real estate, smart cities and urban infrastructure। ये सारी कैटेगरीज को प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर कवर किया जाता है, मतलब ये सारी चीजों के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस दिया जाएगा। समझा? फिर आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब IFCI caters the varied needs of the diverse set of customers ranging across the small, mid, large corporates। IFCI offers financial solutions in areas of corporate finance। What happened? अच्छा, ओके, स्लाइड चेंज नहीं हुई है। ओके, तो ये कब बोलने वाले थे आप? बहुत देर हो गई है। मैं अभी एक मिनट, मैं यहाँ बैठी हूँ, अमीशा वहाँ बैठी, अभी मैं आके मारने वाली हूँ क्या? सब बोलना चाहिए।
नहीं, वो तो तुम्हारे क्लास में तो एक बार आईपैड काम ना करे ये तो होना चाहिए ना, नहीं तो वो हमारी वो प्रथा नहीं टूट जाएगी। सही बात है। तो अभी जैसे इंटरप्ट करके बोले, पहले ही बोल देते। हुआ क्या स्लाइड चेंज? अरे हुआ, लेकिन अभी और नहीं हो रहा है आगे पीछे, अभी थामो तुम लोग, 1 सेकेंड। ओके, सो नाउ इट इज क्लियर। ओके ओके, अब वो मूव हो रही है स्लाइड। अच्छा, मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। फिर उसके बाद ये IFCI प्रोडक्ट्स हम लोग पढ़ रहे थे, ये प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लोन प्रोडक्ट पढ़ा कि भैया IFCI का पर्पस क्या है, लोन प्रोवाइड करना। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज्यादा लोन की जरूरत पड़ रही थी क्योंकि हमारा इकोनॉमी उतना ग्रो नहीं था, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज्यादा लोन की जरूरत पड़ रही थी, उसको प्रोवाइड करने वाला कौन, IFCI। सो IFCI का पर्पस ही ये था कि मैं लोगों को क्या करूं, लोन प्रोवाइड करूं, तभी तो वो फर्स्ट डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक पीक पे पहुंचाने में IFCI का बहुत बड़ा हाथ है। अब IFCI अलग अलग क्या करता है, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब उसका एक और प्रोडक्ट क्या है, प्रोजेक्ट फाइनेंस। ऑब्वियस सी बात है, बड़े बड़े अगर आपको प्रोजेक्ट करने हैं तो वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए आपको क्या लगेगा, फाइनेंस लगेगा। तो वो आपको कौन प्रोवाइड करेगा, IFCI। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए IFCI फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, उसकी आपको लिस्ट भी दी हुई थी, वो मैंने पढ़ के बता दी। ठीक है, अब आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब भैया कॉर्पोरेट को भी तो फाइनेंस लगता है ना, कॉर्पोरेट को भी तो फाइनेंस लगता है। वो अपना कॉर्पोरेट आगे बढ़ाएंगे कैसे, बिजनेस आगे बढ़ाएंगे कैसे। अगर किसी को अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, कॉर्पोरेट आगे बढ़ाना है, तो उसको क्या लगेगा, उसके लिए फाइनेंस लगेगा, बराबर। तो यहाँ पे IFCI कॉर्पोरेट फाइनेंस भी प्रोवाइड करने लगी, किसके अगेंस्ट में, बैलेंस शीट फंडिंग, बैलेंस शीट फंडिंग, लोन अगेंस्ट शेयर्स, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, प्रोमोटर फंडिंग, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेगुलर मेंटेनेंस कार्पेक्स। मतलब अब कॉर्पोरेट को भी अगर फाइनेंस लग रहा है तो IFCI रेडी है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो अब आप लोग मेरे को पूछोगे कि मैम अभी अगर कॉर्पोरेट को IFCI फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है तो किस बेस पे कर रही है, किसके अगेंस्ट पे कर रही है, तो ये सारी चीजों के अगेंस्ट पे उसको क्या मिल जाता है, फाइनेंस मिल जाता है। समझ में आया? IFCI also offers a short-term loan product which is having the tenure up to 1 year to meet the various business requirement including the bridge financing and short-term working capital requirement. उसका बोलने का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट को चाहे शॉर्ट टर्म फाइनेंस लगे चाहे लॉन्ग टर्म फाइनेंस लगे, IFCI रेडी है देने के लिए। अप टू 1 ईयर वाला भी लग रहा है तो भी IFCI रेडी है, उसके ऊपर वाला भी लग रहा है तो भी IFCI रेडी है। समझ में आया? ताकि वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट को क्या कर सके, पूरा कर सके, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सके, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सके, सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। नेक्स्ट, syndication and advisory. IFCI has taken an initiative to provide customized corporate advisory services and facilitating the financial re-engineering of various corporate houses and companies. अब IFCI ने एडवर्सरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड अगर आपको एडवाइस लग रही है तो वो भी आपको IFCI क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। वी एसिमुलेट द इनपुट्स गैदर्ड फ्रॉम आवर वास्ट एंड रिच एक्सपीरियंस टू प्रोजेक्ट अप्रेजल, डॉक्यूमेंटेशन, सिंडिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, ये सारी चीजों में भैया आपको ना मदद लगती है। ये सारे डिसीजन लेने में आपको क्या लगती है, मदद लगती है कि भाई आपको प्रोजेक्ट अप्रेजल में मदद लगती है, डॉक्यूमेंटेशन, सिंडिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, ये बहुत सारी चीजों में आपको क्या लगती है, मदद लगती है कि भाई करना क्या, कोई बताने वाला होना। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ाते हो तो हमारा काम है, लेकिन साथ साथ में हम मोटिवेशन भी देते हैं, काउंसलिंग भी करते, ये भी हम करते हैं ना, एडवाइस भी करते, ये भी हम लोग करते हैं ना। सो दैट इज व्हाट IFCI ने एडवाइजरी सर्विसेज भी चालू कर दी। ये सारी चीजों में अगर आपको एडवाइस लग रहा है तो आप IFCI से ले सकते हैं। समझ में आया? समझा क्या? और आपको सारी चीजों के सोल्यूशन यहाँ से मिल सकते हैं। So in the area providing customized corporate advisory services, IFCI has been able to secure new assignment relating to financial investment, appraisal, business re-engineering and advisory activities. ये सबसे रिलेटेड कुछ भी आपको हेल्प लग रहा है तो IFCI ने ये सारी सर्विसेज भी चालू कर दी है। लास्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट. IFCI also provide financing solution to its client through
structured debt mezzanine products and assist in providing optimal financial solution for various requirements such as sponsor financing. मतलब यहाँ पे बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है कि भैया IFCI ने स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिए हैं और वो भी प्रोवाइड करना आपको शुरू कर दिया है। और उसमें आता क्या है, कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है IFCI यहाँ पे आपकी, स्पॉन्सर फाइनेंसिंग, एक्विजिशन फाइनेंसिंग, IPO फाइनेंसिंग, ऑफ बैलेंस शीट स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन एंड अदर्स। मतलब इससे रिलेटेड भी अगर आपको फाइनेंस लग रहा है, ये सारी चीजों के लिए भी आप, मेजनाइन मतलब बेसिक, एकदम बेस, शुरू का। केपेक्स का मतलब होता है सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, यहाँ पे पढ़ा था ना अपन ने। रेगुलर मेंटेनेंस केपेक्स का मतलब होता है कि भैया जितने भी आपका रेगुलर मेंटेनिंग है, जो भी आपका डे टू डे रेगुलर एक्टिविटी मेंटेनिंग के लिए आपको लग रहा है, वो सारी चीजों को फुलफिल करना। मेजनाइन मतलब बेस, एकदम शुरू का, इनिशियल, स्टार्टिंग, ठीक है, ओके। तो मतलब आपको ये सारे प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट भी IFCI क्या करने लगा, प्रोवाइड करने लगा। अगर आपको ये सब से रिलेटेड भी कोई अगर रिक्वायरमेंट है तो उसकी वो सारी रिक्वायरमेंट भी IFCI आपकी क्या करेगा, पूरी करेगा। ये जो मैंने अंडरलाइन किया, इससे रिलेटेड अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो ये फाइनेंस भी IFCI आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। समझा? अब जो नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सिडबी। सिडबी आप लोगों के लिए कोई नया चीज नहीं है, ये आप लोगों को पहले भी अपन स्कूल में 11th-12th में सुने हुए हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाम ही बता रहा है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ये बैंक को बनाने के पीछे का पर्पस क्या है कि मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्या करूं, डेवलप करूं। अब क्या हो जाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, बड़ी बड़ी कंपनी को, बड़े बड़े लोगों को तो लोन मिल जाता है कमर्शियल बैंक से। अब ये बेचारे छूट जाते हैं, इनको कोई पूछता नहीं। जैसे हैविंग मतलब माइक्रो कंपनी, स्मॉल कंपनी, मीडियम एंटरप्राइजेस, ये सारी जो होती है ये छूट जाती है, इनको कोई नहीं पूछता। तो अब ये स्मॉल साइज कंपनी को डेवलप करने के लिए हमने एक नया बैंक ही बना दिया, सिडबी, जिसका काम क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करना। तो मैम स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्या हम लोग बढ़ावा देना चाहते क्या? यस, हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज को और ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री इसलिए ना डूबे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, कैपिटल नहीं था। क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज स्मॉल एरिया में बहुत मायने रखती है गाइज, वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, वहाँ के लोगों को काम देती है, वहाँ के लोगों का घर चलाती है, डेवलप करती है। सो स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना भी गवर्नमेंट का काम था, इसलिए उन्होंने एक नया बैंक ही बना दिया जिसका नाम था सिडबी, जिसका बेसिक पर्पज ही क्या था, स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्या करना, लोन प्रोवाइड करना। सो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक सेटअप ऑन 22nd of April 1990 अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सच एज अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के तहत ये सिडबी करके जो है हमने वो लॉन्च कर दिया था ऑन 2nd April 1990 as the principal financial institution for promotion, financing and development of MSME. अंडर द इंडियन पार्लियामेंट हम लोगों ने सिडबी को लॉन्च किया 2 अप्रैल 1990 पार्लियामेंट की परमिशन लेके। और सिडबी का पर्पस क्या था, सिडबी का पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोशन, फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट ऑफ MSME, MSME को डेवलप करना, प्रमोट करना, फाइनेंस करना, ये क्या था उसका पर्पस था, ये क्या था बेटा उसका पर्पस था। समझा? सिडबी इनिशिएटिव्स, 1 second, SIDBI initiative have remained aligned to the national goals of poverty alleviation, employment generation, kindly entrepreneurship and fostering competitiveness in MSME sector. अब सिडबी ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया, ये सारे इनिशिएटिव लिए, और गोल क्या था कि पॉवर्टी को हटाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करना है और कॉम्पिटिटिवनेस लाना है। तो सिडबी का मेन इनिशिएटिव, सिडबी के इनिशिएटिव इस चीजों के लिए थे, सिडबी का पर्पस ये था, सिडबी का ऑब्जेक्टिव ये था, सिडबी बनाने के पीछे रीजन यही था, पॉवर्टी हटाना है, एम्प्लॉयमेंट लाना है, एंटरप्रेन्योरशिप लाना है और कॉम्पिटिटिवनेस लाना है। समझ में आया क्या? तो सिडबी ने ये सारी चीजें लाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए। समझ में आया क्या? अब आप मेरे को पूछोगे मैम थोड़े से इनिशिएटिव बता दो जो क्या क्या लिए। So some of the SIDBI's key initiative over more than past 25 years
टायरलेसली प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई। और सिड भी बिना थके एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए लगा हुआ है पिछले 25 सालों से। ये उस लाइन का मतलब है। तो मैम क्या किया सिडबी ने प्रमोट करने के लिए? सो प्रोवाइड क्यूमुलेटिव असिस्टेंस अराउंड 1.4 लाख करोड़ चैनलाइज्ड इनटू एमएसएमई सेगमेंट। इतना पैसा लगाया है एमएसएमई के ऊपर, ठीक है। directly impacting over 360 lakh person enterprise through its branch network and 80 offices spread across the country as well as through the network of bank institution and this much. इतना सब कुछ किया हमने। देन एक्सपांडिंग लोन्स, लोन्स को एक्सपांड किए, ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करना शुरू किया। फिर उसके बाद डीपनिंग इट्स outreach by nurturing and evolving more than 100 IMFIs who have emerged a strong, viable financial intermediary serving and unserved. और आपने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ओपन किए अंडर दैट, और आपने उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करी जिन लोगों को सर्विस नहीं मिली थी। एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने की कोशिश करी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने की कोशिश करी, ठीक है। और एमएसएमई को क्या किया? लोन प्रोवाइड किया। ये कुछ अचीवमेंट है सिडबी के जो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक आरआरबी के बारे में दिया होगा, दिख रहा होगा तो। अच्छा यहाँ तक समझा के थोड़ा बताओ मेरे चैट बॉक्स में, जब से मैं बोले ही जा रही हूँ। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना मैं, एक मिनट आशीष, जितना मैंने बताया है उतना सफिशिएंट है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरा ही रटना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें रखनी है। देखो बताना मेरा काम है, पढ़ाना मेरा काम है, टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ब्लर है? हो सकता है यार आज इंटरनेट इशू हो। अभी भी ब्लर आ रहा है? नहीं नहीं, इतना ज्यादा डीप में जाके अमाउंट नहीं पूछेंगे, जो मेजर चीजें है वो। और अभी आपकी बहुत सारी चीजें उसमें से भी आ सकती है, जो अपन कैपिटल मार्केट शुरू करने वाले हैं ना, उसमें से बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं। और वो इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरे पोर्शन का, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, मजा आएगी उसको पढ़ने में। थोड़ा सा यार ये आप देखो यार, 5 चैप्टर है, सारे तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकते ना, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो हम लोगों को एडजस्ट करना ही पड़ता है। हाँ ऐश्वर्या, वो मैं ना लास्ट में कर दूंगी। ओके चलिए, अभी यार अभी वो ब्लर है ना, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। हो सकता है फिर बाद में एक बार रिकॉर्डिंग में देख लेना, वहां अच्छा दिख जाए, ठीक है। आरआरबी कोई नया कंसेप्ट है क्या? रीजनल रूरल बैंक नहीं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं अंडर दी कमर्शियल बैंक। आरआरबी हम लोगों को पता है क्या है कि मैम रीजन वाइज ये बैंक बनाए जाते हैं फॉर सर्विंग द रीजनल पीपल, फॉर सर्विंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जैसे स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, लेबरर्स, ये जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, इन लोगों को सर्व करने के लिए आरआरबी क्या किया गया है, बनाया गया। नाम ही क्या है? रीजनल रूरल बैंक। मतलब अलग अलग रीजन में रूरल बैंक बना दिए, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रीजन में रूरल बैंक बना दिए, वो रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए और वहां के रूरल पीपल को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आरआरबी बना दिया गया। समझ में आया क्या? ओके, डिफरेंट स्टेट्स में है और इनका बेसिक मोटिव क्या है? सर्विंग प्राइमरली द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया विद द बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये रूरल बैंक के जरिए, ये आरआरबी के जरिए हम लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। और आरआरबी अपनी ब्रांचेस भी क्या करता है, सेटअप करता है, और कुछ ब्रांचेस वो अर्बन एरियाज में भी सेटअप करता है। अब फंक्शंस क्या है आरआरबी के? प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, कैरिंग आउट गवर्नमेंट ऑपरेशंस लाइक डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस ऑफ, ये एक आपका वो है, स्कीम है, ठीक है, MGNREGA। ये एक स्कीम है जो लोगों तक वेजेस, पेंशन और वो सारी चीजें पहुंचाती है। तो लोगों तक ये सारी चीजें, रूरल एरियाज तक ये सारी चीजें पहुंचाने में आपको आरआरबी ही मदद करता है। मतलब गवर्नमेंट को रूरल पीपल तक चीजें पहुंचाने में, वेजेस, सैलरी और एनी अदर थिंग, पेंशन, सब चीजें पहुंचाने में आरआरबी मदद करता है। ये स्कीम है, ये स्कीम के तहत जो भी चीजें, वेजेस, सैलरी, पेंशन आरआरबी के रूरल एरियाज के लोगों को पहुंचाना है,
तो वो पहुंचाने में आरआरबी क्या करता है, गवर्नमेंट की मदद करता है। तो गवर्नमेंट आरआरबी की मदद लेके लोगों तक वेजेस, पेंशन, सैलरी ये सब पहुंचा सकता है। प्रोवाइडिंग पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज लाइक लॉकर फैसिलिटी, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। फिर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के तौर पे ये काम करता है। समझ में आया क्या, समझा क्या? इज देयर एनी डाउट इन आरआरबी? समझा क्या रे बाबा? ओके। The important thing which you have to remember is the current structure of RRBs is that central government owns 50%, sponsorship bank holds 35% and state government holds 15%. ये याद रखना चाहिए कि किसका कितना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। अब आज का आखिरी टॉपिक है कॉर्पोरेटिव बैंक्स। कॉर्पोरेटिव बैंक्स पढ़ने वाले हम लोग। देखो, कॉर्पोरेटिव बैंक्स क्यों आते हैं? सोसाइटीज को डेवलप करने के लिए, लोगों के अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी लाने के लिए, मतलब सेल्फ ओरिएंटेड होने के लिए हम लोग कॉर्पोरेटिव बैंक्स को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ताकि सोसाइटी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, सोसाइटी को सेविंग की आदत पड़े, एक दूसरे को हेल्प करो, ठीक है, एक साथ होके काम करो, म्यूचुअली मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेटिव बैंक्स को प्रमोट करते हैं। Cooperative bank is an institution established on the cooperative basis and dealing in ordinary banking business. Like other banks, cooperative banks are founded by collecting funds through shares, accept deposit and grant loan. ये आपको पता होना चाहिए कि cooperative bank कैसे फॉर्म होते हैं। So cooperative bank is founded with the help of shares, accepting deposit and grant loan. ये सब के जरिए आपके cooperative bank क्या होते हैं बेटा, फॉर्म होते हैं, ठीक है। Cooperative banks issues shares of unlimited liability while the joint stock banks issues shares of limited liability. Yes, जो cooperative bank अपने शेयर इशू करती है ना, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे करती है, जबकि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पे अपने शेयर क्या करती है, इशू करती है। ये सारी बेसिक बातें कॉर्पोरेटिव बैंक से रिलेटेड आनी चाहिए। इन अ कॉर्पोरेटिव बैंक वन शेयर होल्डर हैज वन वोट। ये भी रिमेंबर, अंडरलाइन, एमसीक्यू क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन। कॉर्पोरेटिव बैंक जो शेयर देती है उसमें क्या रहता है बेटा आपका, उसमें क्या रहता है आपका, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। और जब मैं वोटिंग की बात करूं तो वन शेयर होल्डर वन वोट, ओके, वॉट एवर द नंबर ऑफ शेयर्स यू होल्ड, बट हियर यू आर हैविंग वन शेयर होल्डर वन वोट। और जब मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करूं तो वोटिंग राइट ऑफ अ शेयर होल्डर इज डिटरमाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स, द नंबर ऑफ शेयर्स, द नंबर ऑफ वोट्स, वन शेयर वन वोट। और इधर क्या था, वन शेयर होल्डर वन वोट, एक व्यक्ति को एक ही वोट मिलेगा, तेरे पास कितने शेयर है उससे फर्क नहीं पड़ता कॉर्पोरेटिव में। और जब मैं जॉइंट स्टॉक की बात करूं तो एक शेयर एक वोट, तो जितने शेयर रहेंगे उतना उतना परसेंटेज वोट का। कॉर्पोरेटिव बैंक्स आर जनरली कंसर्न्ड विद रूरल क्रेडिट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल एक्टिविटीज। बेसिकली एग्रीकल्चर और रूरल एक्टिविटीज को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। समझ में आया क्या? Cooperative banking in India is federal in structure. Primary credit societies are at the lowest rung. Okay. Then there are central cooperative banks at the district level and state cooperative banks at the state level. Yes, ये याद रखना चाहिए। सेंट्रल लेवल पे there are central cooperative banks at district level and state cooperative bank at state level. इसको समझने के लिए हम लोग क्या देखते हैं पता है आपको, एक मिनट। हाँ, cooperative banks villages में भी रहते बेटा, विलेजेस में भी रहते हैं। ओके ओके, स्ट्रक्चर के लिए आपको ये पढ़ना चाहिए। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये सी स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेटिव बैंक, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेटिव बैंक। इट इज डिवाइडेड इनटू टू, एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। देन एग्रीकल्चर इज डिवाइडेड इनटू टू, short term credit institution, long term credit institution. Then short term is divided into state, central and primary agricultural services. This is the chart of cooperative credit institution. Got it? और चार टाइप के आपके कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं। एक होता है सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक, एक होता है स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक, प्राइमरी कॉर्पोरेटिव बैंक एंड लैंड डेवलपमेंटल बैंक। समझ में आया?
वन बाय वन फट से देखते, बस 5 मिनट का लेक्चर बचा है, फट से देखते टाइप्स क्या बोलता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेक्चर खत्म करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, सॉरी, ठीक है। सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक्स आर दोज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो ये जो सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक है, टू टाइप के होते हैं, कॉर्पोरेटिव बैंकिंग यूनियन और मिक्स कंट्रोल कॉर्पोरेटिव। इसमें आपको पता होना चाहिए बस कि कितने डिवाइडेड है, बस इतना ही एमसीक्यू आएगा, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इन द फर्स्ट द मेंबर ऑफ बैंक आर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज ओनली। तो ये जो पहला वाला है ना कॉर्पोरेटिव बैंकिंग यूनियन, इसमें मेंबर्स खुद कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ही रहेगी। और हाउएवर इन द सेकेंड द मेंबर्स कैन बी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो। ये याद रखना बहुत जरूरी है। देखो सुनो, सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कॉर्पोरेटिव बैंकिंग यूनियन, मिक्स कंट्रोल कॉर्पोरेटिव बैंकिंग यूनियन। पहले वाले में मेंबर सिर्फ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ही रहेगी, दूसरे वाले में सोसाइटी के साथ साथ इंडिविजुअल भी रह सकता है, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक है, ये मेनली एफिलेटेड प्राइमरली सोसाइटी को ही पैसे देगा, लोन देगा, और वो भी 1 से 3 साल के लिए ही देगा। नेक्स्ट, स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक। These banks are organized and operated at the district level and rest at the top of the hierarchy in the cooperative credit structure. Yes, इनका पोजीशन सबसे हाई है। आपको ये पूछ सकता है कि कौन सबसे टॉप पोजीशन पे, हायरार्की में कौन सबसे टॉप पोजीशन पे, तो स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक सबसे टॉप पोजीशन पे है। विद द हेल्प ऑफ स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक आरबीआई फंड्स द कॉर्पोरेटिव इंस्टीट्यूशन। यस, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस को आरबीआई फंड प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक, ठीक है। And this banks also get loans as interest rate of 1 or 2% lower than the standard bank rate. Yes, इनको बहुत easily लोन भी मिल जाता है कम रेट पे। Then primary cooperative bank, these offer credit services in urban and semi-urban region. They are not considered as agricultural credit societies. Yes, वो तो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, okay. And the last one is land developmental bank. And this land developmental bank are divided into 3 tiers: primary, state and central. And these offer credit services to the farmers for developmental purpose also and regulated by RBI. However, the responsibility was recently transferred to NABARD. अभी एग्रीकल्चर एरिया को डेवलप करने के लिए बनाया गया था लैंड डेवलपमेंटल बैंक, लेकिन अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसको दे दी गई है, नाबार्ड को दे दी गई। नाबार्ड स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर और सारी चीजों को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आपका बोरिंग वाला पार्ट समाप्त। एनबीएफसी का 15 मिनट का वीडियो बना के भेज दूंगी, कल के लेक्चर में सब दिखेंगे ऑन टाइम, कल से बोर नहीं होने वाला है। कैपिटल मार्केट शुरू करेंगे, बहुत मजा आएगा इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ने में, बहुत एकदम कंसेप्चुअल टॉपिक है, मजा आ जाती पढ़ने में, तो कल से लेक्चर मिस नहीं करेंगे। आज कोई डाउट हो गया, बोरिंग पार्ट खत्म हो गया, आप बोल सकते हैं बाय बाय टाटा, एक नंबर मैम, मजा आ गई, फाइनली ये खत्म हुआ, हमारा सिर दर्द हटा। नाउ इट इज लाइक ओके मैम वी आर फ्री, ओके। तो जमा कह रहे बाबा, कोई डाउट है क्या? अरे कहाँ गए, सो गए क्या? आप बीएमएल के नंबर पे कांटेक्ट करो आयुष, वो आपको दे देंगे बेटा पीडीएफ, ओके। Okay guys, then take care, happy evening, bye bye guys, bye, take care, tata, see you in the next lecture with capital market। तो अगला लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करेंगे आप लोग, अगले लेक्चर में हम लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है। तब तक के लिए टाटा, बाय, सी यू, टेक केयर, बाय गाइस।